नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 7वें दिन का वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे संविधान, संविधानवाद और संविधान के प्रकार। ये तीनों शब्द को आप ध्यान से समझ लीजिए, इन्हीं के बारे में आज हम बताएंगे। अगर आप संविधान, संविधानवाद और संविधान के प्रकार के बारे में जान जाएंगे तो ही आप अच्छे से संविधान को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है। तो हमें आज जानना है कि संविधान क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और आखिर में आप कमेंट भी करिएगा। अगर आप आखिर तक देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा आज कि आपने इस वीडियो को आखिर तक क्यों देखा। और अगर आप बीच में छोड़कर जाएंगे तो भी कृपा करके आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको छोड़कर क्यों जाना पड़ा, क्या रीज़न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है संविधान। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान का मतलब होता क्या है। सम प्लस विधान यानी कि समान विधान, या एक राज्य को चलाने के लिए कानून, सर्वोच्च कानून। तो अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का मतलब होता है कि शासन की संरचना और नियम। शासन की संरचना और नियम। किसी भी देश में जब संविधान बनता है, संविधान होता है, तो वो जो संविधान है उस देश का एक सर्वोच्च कानून होता है। उसके बाद जितने भी कानून बनते हैं सब उसी संविधान के आधार पर ही बनते हैं, उसी संविधान के ही आलोक में बनते हैं। उस संविधान के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनता। जैसे हमारे देश में संविधान है और भी देश में संविधान है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में संविधान किसी न किसी रूप में है। तो जो ये संविधान है, ये संविधान क्या करता है? ये संविधान सरकार कैसे बनेगी इसका वर्णन करता है। यानी देश चलाने के लिए जो सरकार बनेगी वो कैसे बनेगी इस बात को बताता है लिखित रूप में। इसके अलावा वो सरकार कैसे बनेगी, सरकार काम कैसे करेगी, सरकार के बीच में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में बंटवारा कैसे होगा, और उस देश में जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, अधिकार, तो नागरिकों के अधिकार और सरकार के बीच में संबंध कैसा है, इसके बारे में बात करना। और सरकार यानी कि केंद्र सरकार, अगर राज्य है तो राज्य सरकार, इनके मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है, जो वित्तीय बंटवारा है, जो प्रशासनिक बंटवारा है, जिसकी सीमा निर्धारित की गई है, वो सब कुछ एक संविधान में लिखा होता है। तो किसी भी देश का जो संविधान है वो एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, मूल कानून होता है। बाद में जितने भी कानून बनते हैं सब उसी के आलोक में बनते हैं। ये है मूल बात संविधान की। अब दूसरा शब्द जो हमने लिखा था संविधानवाद, ये शब्द शायद आप पहली बार सुने होंगे या इसके पहले सुने भी रहे होंगे, तो शायद मतलब नहीं जानते रहे होंगे। आज आप जान जाएंगे संविधानवाद का मतलब क्या होता है। देखिए, जिस भी शब्द में वाद लग जाए, वाद, तो इसका मतलब ही होता है कि वह एक सिद्धांत है, वह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके पीछे चलना चाहिए। जैसे गांधीवाद है ना, जैसे उदारवाद, जैसे संविधानवाद। तो वाद का मतलब कि एक ऐसी कोई संरचना है, ऐसा कोई सिद्धांत है, ऐसा कोई विचार है, ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई संगठन है जिसका अनुसरण जब कोई करता है तो उसको वाद कहा जाता है। तो इसका मतलब संविधान का अनुसरण करना। तो इसको अगर मैं संक्षिप्त में पहले लिख दूं फिर आपको समझाऊं, तो संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान की भावना प्लस सीमित सरकार का मतलब सरकार के पास बहुत शक्ति न हो, इतनी शक्ति न हो कि वो कुछ भी कर सके। सीमित सरकार प्लस जो नागरिक हैं उनके अधिकार। तो किसी भी देश में अगर संविधान की भावना है, यानी कि संविधान लिखा हुआ है और संविधान की भावना का मतलब कि संविधान को माना जा रहा है, वो चीज़ है, और सरकार सीमित है यानी सरकार की शक्ति असीमित नहीं है, और वहाँ के जो नागरिकों को अधिकार मिला है उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है, तो यही संविधानवाद है।
इसका मतलब अब मैं आपको दोनों शब्द लिख करके एक साथ समझाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे। एक शब्द हमने लिखा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और एक शब्द लिखा हमने संविधानवाद। मैं इनको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। सिद्धांतों पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जैसे एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। यानी अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। और इसी तरह से अगर आप जो विश्वास कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कर्म नहीं है, मतलब आपने विश्वास किया कि हमें ये परीक्षा पास करनी है, ये मुकाम हासिल करना है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म नहीं है, तो वो विश्वास मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, तो ठीक उसी तरह से अगर मैं इसे उन दोनों की बातों को यहाँ पे रखूँ, तो ये जो बाहर वाला गोला है ये है शरीर, और जो नीचे अंदर वाला गोला है ये है आत्मा। यहाँ पे शरीर क्या है? संविधान है, संविधान, और आत्मा क्या है? संविधानवाद। मतलब कि संविधान के भीतर संविधानवाद होता है। इसका मतलब जैसे शरीर दो तरह से हो सकती है, एक शरीर कैसी हो सकती है? मृत शरीर, और एक शरीर कैसी हो सकती है? जीवित। तो मृत और जीवित का निर्धारण कैसे होता है? मृत का मतलब उसमें आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, प्राण नहीं है। जीवित का मतलब कि उसमें आत्मा या प्राण है। तो शरीर तो मृत ये भी है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, निष्काम है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जीवित शरीर का प्रयोजन है, ये काम की चीज़ है। इसी तरह से संविधान भी दो तरह का हो सकता है। एक संविधान जो मृत है, मतलब नाम मात्र का संविधान है, उसके अंदर संविधानवाद नहीं है, आत्मा नहीं है। मतलब संविधान तो है, लेकिन उस संविधान का वहाँ पालन नहीं हो रहा है, इसलिए वो मरा हुआ संविधान है, मृत संविधान है। इसलिए संविधान किसी भी देश में हो सकता है, बहुत देशों में हो सकता है, अधिक देशों में हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ संविधान है वहाँ वहाँ संविधानवाद भी हो। उदाहरण के लिए जैसे इंग्लैंड को अगर हम ले लें, तो इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट भाषा में बोलें तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड में संविधान ही नहीं है ना, लेकिन वहाँ संविधानवाद है। ऐसे ही कुछ देशों में संविधान है, जैसे उत्तरी कोरिया, लेकिन संविधानवाद नहीं है, मतलब संविधान का पालन नहीं होता है। कहने का मतलब कि संविधान का मतलब कि जो कानून है हमारे यहाँ, सर्वोच्च कानून, मूल कानून, वो संविधान है। और जब इस कानून का पालन हो रहा है तो ही वहाँ संविधानवाद है, अन्यथा नहीं है। तो इस तरह से हर जगह संविधान है, लेकिन हर जगह संविधानवाद नहीं है। ये बात समझ में आ गई? मैं आपको और अगर समझा दूँ अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल में। जैसे मान लीजिए कोई देश है, उस देश के संविधान में लिखा गया है कि हमारे नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है, उनका ये कर्तव्य है कि उनकी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए नागरिकों को, व्यक्तियों को। ये एक संविधान में बात लिख दी गई है जो नागरिकों के मूल कर्तव्य है। लेकिन वहाँ के नागरिक क्या हो रहा है? वहाँ के नागरिक पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका मतलब वो विज्ञान भी नहीं पढ़े हैं। अब जब विज्ञान नहीं पढ़े हैं तो वो अंधविश्वास को मानेंगे, है ना। तो अगर वो अंधविश्वास के चक्कर में ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ अनपढ़ लोग जाते हैं, जैसे हो सकता है कोई बीमारी ठीक कराने के लिए जा रहे हों, झाड़ फूँक के चक्कर में जा रहे हों, तो अगर ऐसी जगह जा रहे हैं वो, तो इसका मतलब कि वो विज्ञान तो पढ़े नहीं हैं, साथ ही साथ उनका जो संविधान कहता है कि आप अपनी सोच वैज्ञानिक रखिए, वो उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि वहाँ संविधान है, लेकिन वहाँ संविधानवाद नहीं है। इसी तरह से अगर किसी देश में संविधान में ये बात लिखी गई है कि नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा, और दूसरी बात मान लीजिए लिखी गई है कि वहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी सरकार की ओर से। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, यानी वहाँ के हर बच्चों को पढ़ाई लिखाई कंपलसरी है, ज़रूरी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ये करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार ये व्यवस्था ही नहीं की है, उसने ऐसा स्कूल ही नहीं बनाया, स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं दी कि वहाँ के उस गांव के या अगल बगल के गरीब बच्चे वहाँ जा सकें। वो बच्चे वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर बच्चे वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सरकार की विफलता है। तो इसका मतलब संविधान में तो लिखा है
कि सरकार ये व्यवस्था करे, बहुत अच्छी बात है, ऊंचा दर्शन है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनाया गया है, इसलिए लिखी हुई भी चीज़ किसी काम की नहीं है, मरी हुई है, क्योंकि वहाँ आत्मा नहीं है, संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद अगर होता तो वहाँ पे जो बात लिखी गई थी उसका पालन भी होता, वहाँ ऐसी व्यवस्था होती कि वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते और उस देश के हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे ज़रूर पढ़ते, है ना। अब मूल बात आपके समझ में आ गई कि संविधान का मतलब होता है लिखी गई बात, और संविधानवाद का मतलब होता है उस लिखी गई बात का उसकी भावना के अनुसार पालन करना। अब यहाँ पे एक शब्द और आ गई, भावना। जैसे हमने यहाँ पे देखिए लिखा है ना, संविधान की भावना। भावना का मतलब बहुत व्यापक शब्द है, भावना। मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ भावना का मतलब क्या। जैसे एक जैन धर्म है और एक गांधी जी हैं। जैन धर्म और गांधी जी, महात्मा गांधी, इन दोनों की मैंने तुलना क्यों करी? क्योंकि ये दोनों अहिंसा के पुजारी हैं। जैन धर्म में भी अहिंसा की बात की गई है, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, और गांधी जी ने भी ये बात कही कि हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी अहिंसा का पालन करना चाहिए। लेकिन जैन धर्म में ये कहा गया अहिंसा के लिए कि किसी जीव की हत्या न करना ही अहिंसा है। अगर हम किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं तो हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, यानी हत्या न करना। इसका मतलब कि हम अगर रास्ते में जा रहे हों और हमारे सामने कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, और हम चले जाएं तो भी हम अहिंसक ही माने जाएंगे, क्योंकि हमने तो उसको मारा नहीं है, है ना। हमने तो उसको उस पीड़ा में पहुंचाया नहीं है। जैसे कोई जानवर तड़प रहा है, मरने को है लेकिन मर नहीं रहा है। जैसे एक मक्खी ही मान लीजिए, एक मक्खी तड़प रही है और कुछ देर के बाद मर जाएगी या नहीं मरेगी, लेकिन हम ये सोचें कि हमने तो उसको कुछ इस स्थिति में पहुंचाया नहीं है, हमने तो उसको मारा नहीं है, हमने तो ये किया नहीं है, हम यहाँ से निकल जाएं। तो ये है अहिंसा जैन धर्म की। इसको नकारात्मक अहिंसा बोला जाता है। लेकिन गांधी जी की सकारात्मक अहिंसा है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा की भावना को समझो, यानी भले आपने उस व्यक्ति को जो पड़ा हुआ है, परेशान है, तड़प रहा है, भले आपने उसी स्थिति में उसको नहीं पहुंचाया है, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं, फिर भी आपके सामने वो तड़प रहा है और आप ऐसे ही चले गए, तो आप काहे के अहिंसक हैं। अगर आप अहिंसक होते तो आप उसको देखकर आपको भी पीड़ा होती, आप उसकी मदद करते। जैसे एक चींटी तड़प रही है और उसको कोई जान से मार दे, तो गांधी जी के अनुसार ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है, क्योंकि उसे मुक्ति मिल गई। वो अंततः तड़पते तड़पते मरती, इससे अच्छा था वो कुछ ही सेकंड के अंदर मर गई। तो ये है भावना। मतलब बात लिखी गई है जो भी, लेकिन हमको हूबहू वैसे ही नहीं पालन करना है उसका, बल्कि उसकी भावना को देखना है, उसकी भावना क्या कहती है ये करना है, यही चीज़। तो मुझे लगता है आप समझ गए संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। संविधान की भावना का पालन करना ही संविधानवाद है। अब इसके आधार पे हम दुनिया में जितने भी देश हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। हमने लिखा है संविधान एवं संविधानवाद के आधार पर देश के प्रकार। वर्तमान में पूरी दुनिया में यही 4 तरह के देश हैं संविधान के आधार पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% ऐसे ही हो, क्योंकि जो नियम बनाया जाता है, सिद्धांत बनाया जाता है, वो बहुमत को देखकर बनाया जाता है। 100% वैसा नहीं होता, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा वैसा होने लगे तो फिर वो नियम बन जाता है कि हाँ ऐसा सामान्यतः होता है। तो जैसे पहले तरह के देश हैं, दूसरे तरह के, तीसरे तरह के और चौथे, इसके अलावा कोई 5वां हो ही नहीं सकता। पहला प्रकार ये है कि ऐसा देश हो सकता है जहाँ संविधान है पर संविधानवाद नहीं। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि संविधान तो बहुत जगह हो सकता है, लेकिन संविधानवाद हर जगह नहीं होगा। तो ऐसा देश कौन है? ऐसा भी देश हमारी दुनिया में होगा बहुत। संयुक्त राष्ट्र के जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं 193 देश हैं। उन 193 देशों की अगर हम लिस्ट बनाएं और सर्वे करें तो हम पाएंगे कि इस चारों वर्ग में कोई ना कोई आएगा। तो संविधान है पर संविधानवाद नहीं, कौन सा देश होगा? तो इसमें हम रख सकते हैं उत्तरी कोरिया को। उत्तर कोरिया आपने नाम खूब सुना होगा, किसी की बात नहीं मानता, मनमानी करता है। उत्तरी कोरिया। रूस को इसी में रख सकते हैं, चीन को इसी में रख सकते हैं। यानी यहाँ पे संविधान है लेकिन संविधान का पालन नहीं होता, इसलिए यहाँ संविधानवाद नहीं है।
उत्तरी कोरिया में संविधान है, उसका पालन नहीं होता। रूस में व्लादिमीर पुतिन की जो सरकार थी तो खूब मनमानी वो किए, संविधान की खूब धज्जियाँ उड़ाए, तो वहाँ संविधानवाद नहीं। चीन में एक ही पार्टी है आज तक, जबकि संविधान कहता है कि नहीं बहुत और पार्टियाँ होनी चाहिए। तो उत्तरी मतलब ये जो नाम मैं दे रहा हूँ इनमें ये वाला गुण ज़्यादा है, 100% ये गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का संविधान का बिल्कुल ही नहीं पालन होता। जब बिल्कुल ही नहीं पालन होगा तो फिर देश चल ही कैसे पाएगा। पालन होता है लेकिन अन्य देशों की तुलना में कम पालन होता है, इसलिए इनको पहली कैटेगरी में रखा जाता है। अब दूसरी कैटेगरी आती है संविधानवाद है पर संविधान नहीं। मतलब संविधान वहाँ नहीं है, कोई संविधान नहीं, लेकिन संविधान जैसी वहाँ भावना है। जिस देश में संविधान है वहाँ उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी व्यवस्था यहाँ संविधान न होते हुए भी है। तो ऐसा भी कोई देश हो सकता है क्या? बिल्कुल है। इंग्लैंड है जिसने हमारे यहाँ शासन किया, इंग्लैंड को रख सकते हैं, न्यूजीलैंड को रख सकते हैं, इसमें न्यूजीलैंड को, और किसको रख सकते हैं? इजराइल को रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से इंग्लैंड को इसमें रख सकते हैं। इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, कोई लिखित संविधान नहीं है। हालांकि सरकार वहाँ संविधान से ही चलती है, लेकिन कोई लिखित संविधान नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में अगर अब सर्वे किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि हाँ इंग्लैंड ऐसा देश है जहाँ संविधान नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्नता है, जनसंख्या कम है, एक ही तरह की लगभग जनसंख्या है, क्रिश्चियन और यूरोपियन कंट्री है ना। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे भ्रष्टाचार कम है, हायर एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई में वो लोग बहुत अच्छे हैं, संस्कारी। तो मतलब संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद है, यानी कि संविधान जो जो बातें कहता है उसका वहाँ हूबहू पालन लगभग होता है, ऐसी मान्यता है। तो इसको दूसरे कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक तीसरा वर्ग है संविधान एवं संविधानवाद दोनों है। मतलब दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ संविधान है और उसका पालन भी होता है। तो इसमें हम रख सकते हैं अपने देश को, भारत को। जबकि 100% तो मैं कह रहा हूँ ना 100% नहीं है। मतलब हमारे देश के संविधान में जितनी बातें लिखी गई हैं उसका 100% पालन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 50% से ज़्यादा पालन हो रहा है। इसलिए भारत को इसमें नंबर 1 पे कर सकते हैं। दूसरे पे हम USA को कर सकते हैं, अमेरिका को। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने लिखित संविधान बनाया था, और आज तक 200-250 साल के उसके इतिहास में आज तक केवल 27 बार संशोधन हुआ है, केवल 27 बार। मतलब जो बातें लिख दी गई वो लिख दी गई, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। उसमें एक बात लिखी है कि वहाँ का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो वहाँ की धरती पर पैदा हुआ हो। मतलब कि अगर कोई भारत का व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है वो अमेरिका चला जाए तो वहाँ की कितना भी वो पावरफुल व्यक्ति बन जाए, कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, कितना ही उसके अंदर राष्ट्रीयता अमेरिकन क्यों न हो जाए, लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता क्योंकि वो वहाँ पैदा नहीं हुआ था। और इसमें आज तक संशोधन नहीं किया गया। सोचिए, अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके पिताजी अमेरिकन नहीं थे, उनके पिताजी अफ्रीका कंट्री के थे, कोई मुझे इसमें नाम याद नहीं आ रहा है, अफ्रीकन कंट्री के थे, मतलब अमेरिका के नहीं थे। लेकिन अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में हो गया था, इसलिए वो अमेरिका के जब नागरिक हुए तो चूंकि उनका जन्म वहाँ, जन्म के आधार पर वो नागरिक थे, इसलिए वो वहाँ के राष्ट्रपति बन सके, अन्यथा कभी बन नहीं सकते थे। तो ये है। तो भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों है, ऐसे ही अमेरिका में भी संविधान और संविधानवाद दोनों है। जैसे अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। भारत में घटते बढ़ते रहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, उस समय कुछ राज्य थे, बढ़ते बढ़ते बहुत हो गए, 29, 30, 31, अब इस समय 28, फिर कम हो गए, तो घटता बढ़ता रहता है। अमेरिका में ऐसा नहीं, 50, उसका 50वां राज्य हवाईयन द्वीप बना था 1969 में या 1959 में शायद। तब से आज तक संशोधन नहीं हुआ, उतने ही राज्य हैं और राज्य अलग भी नहीं हो सकते, ऐसा। खैर, तो संविधान एवं संविधानवाद दोनों है, भारत, अमेरिका। और देश हैं जैसे फ्रांस को ले सकते हैं, इस कैटेगरी में ज़्यादा हैं, फ्रांस को ले सकते हैं, जर्मनी को ले सकते हैं, जापान को ले सकते हैं, इसी में मतलब तीसरे वाले में संविधान एवं संविधानवाद दोनों। फिर क्या दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां न ही संविधान है और न ही संविधानवाद, मतलब दोनों नहीं है? तो बिल्कुल ऐसे देश हैं, 100% तो नहीं, लेकिन हाँ
अन्य देशों की तुलना में वो इसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी को इसमें रख सकते हैं, और इसमें किसको रख सकते हैं, अफ़गानिस्तान को रख सकते हैं। जो तालिबानी सरकार है वहाँ की, वो बिल्कुल संविधान नहीं मानती। आप इसी में सऊदी अरब को भी रख सकते हैं, सऊदी अरब। आप इसी में केन्या को रख सकते हैं, और किसको रख सकते हैं, ईरान को भी शायद रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं, काफ़ी हद तक इसमें रख सकते हैं ईरान को। लेकिन वेटिकन सिटी तो इसको हम सबसे ज़्यादा कहेंगे कि हाँ वहाँ संविधान संविधानवाद दोनों नहीं। लेकिन अब देखिए, जो संविधान और संविधानवाद की परिभाषा है ना, वो उसके अनुसार नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ का प्रशासन चल ही नहीं रहा है। वहाँ 1000 जनसंख्या है, ठीक ठाक है, संपन्नता है, लोग रह रहे हैं। अब जहाँ के ऐसा देश जहाँ केवल 1000 लोग हों, सोचिए भारत में अगर 1000 से ज़्यादा लोग हो गए कहीं तो एक गांव बन जाता है, और वो एक पूरा देश है। तो वहाँ संविधान हो या ना हो, वहाँ तो एक भी व्यक्ति जो ताकतवर है पूरे सबको देख लेगा, और वहाँ पोप बैठता है, तो वहाँ पे संविधान या संविधान की कोई बात ही नहीं हो सकती। अफ़गानिस्तान में तो आप जानते ही अराजकता है, इसलिए सऊदी अरब, केन्या, ये सब। तो वेटिकन सिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ संक्षिप्त में। वेटिकन सिटी जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में एक देश है इटली। इटली पुनर्जागरण का शुरुआत वहीं हुआ था ना, इटली में। तो इटली का एक शहर है रोम। रोमन साम्राज्य आप नाम सुने होंगे, रोम सभ्यता, बहुत पुराना नगर है रोम। जैसे अपने यहाँ प्रयागराज, वाराणसी, मदुरई, ऐसे ही वहाँ पे रोम। तो रोम शहर में, यानी इटली देश के, फ्रांस से सटा हुआ देश है इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उधर ऊपर जाएंगे तो स्विट्ज़रलैंड, फिर इधर आएंगे तो ग्रीस, यूनान, पीछे चले जाएंगे फ्रांस के पश्चिम में तो स्पेन, फिर उधर पुर्तगाल। तो इटली में एक शहर है रोम। जैसे भारत में एक शहर है प्रयागराज, ऐसे ही इटली में एक शहर है रोम। रोम शहर के बीच में, जैसे ये रोम है, जैसे मान लीजिए ये इटली है, इटली का एक शहर है रोम। अब रोम के बीच में एक स्थान है, बना दिया गया है, वही स्थान है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यानी एक शहर के बीच में बसा हुआ देश, एक ऐसा देश दुनिया का जो एक शहर में बसा हुआ है, और वो शहर दूसरे देश का है, इटली का है। ये वेटिकन सिटी स्वयं में एक स्वतंत्र देश है। यहीं पे पोप बैठता है। पोप का मतलब पूरे दुनिया में जितने क्रिश्चियन हैं उनका एक धर्म गुरु। हालांकि अब वो मान्यता नहीं रही, फिलहाल पोप तो पोप होते हैं, तो यहाँ बैठते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने देखा कि संविधान एवं संविधानवाद के आधार पे हम 4 तरह के देशों का बंटवारा कर सकते हैं, और अपना देश भारत इसमें आएगा। तो सब में रख सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है, लेकिन सब में तो नहीं रख सकते, लेकिन मुख्य रूप से इसमें रख सकते हैं कि संविधान और संविधानवाद दोनों हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान के प्रकार। जब हम आपको संविधान आगे पढ़ाएंगे तो संविधान ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन संविधान का चैप्टर जब शुरू करेंगे, अब अगला टॉपिक संविधान का चैप्टर ही होगा। ये मान लीजिए संविधान की एक तरह से प्रस्तावना थी, भूमिका थी, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि संविधान नरम होता है, कठोर होता है, ये सब पढ़ाएंगे उसमें। लेकिन मुख्य जो प्रकार हैं वो ये हैं। कितने प्रकार के संविधान होते हैं? या तो संविधान औपचारिक होगा, या प्रभावी होगा, या विकसित होगा, या निर्मित, या लिखित, या अलिखित। यानी दुनिया में ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार के संविधान हैं इस समय। किसी भी दुनिया में संविधान है तो वो इनमें से कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो एक एक को समझते हैं। औपचारिक संविधान का मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ पे संविधान हो लेकिन संविधानवाद ना हो। मैं जो बता रहा था अभी, यानी कि संविधान हो मतलब लिखित कानून हो, लेकिन उसका पालन बिल्कुल भी ना हो रहा हो, बस वो नाम मात्र का है कि हाँ यहाँ संविधान है, फॉर्मेलिटी अदा की गई। जैसे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो नाम मात्र का। तो जिस देश का संविधान नाम मात्र का हो, काम वहाँ का उससे न चल रहा हो, तो उसे बोला जाता है औपचारिक संविधान। जैसे अभी हम बात किए किसकी? उत्तरी कोरिया की, रूस की, चीन की। दूसरे स्थान पे आता है प्रभावी संविधान।
यानी संविधान है और धूमधाम से वो चल भी रहा है, मतलब संविधान और संविधानवाद दोनों है। बिल्कुल प्रभावी संविधान उसको बोलते हैं। इसमें हम रख सकते हैं अपने देश किसको, भारत को, अमेरिका को, फ्रांस को। तो प्रभावी संविधान। औपचारिक संविधान मतलब केवल औपचारिकता है, बस नाम मात्र का है, मतलब ये नहीं है कि वहाँ नहीं है, ये चीज़ नहीं, नाम है। प्रभावी मतलब बिल्कुल एक्टिव है, कार्य कर रहा है। तीसरा है विकसित संविधान। विकसित संविधान का मतलब होता है कि संविधान जो आज वहाँ है, जिससे कानून चल रहा है, वो संविधान एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ। रीति रिवाज परंपरा के आधार पर विकसित संविधान को ही इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे कि इंग्लैंड में आज लिखित संविधान नहीं है, लेकिन जो वहाँ रीति रिवाज थी, परंपराएं थी, वो वैसी ही चल रही हैं थोड़े संशोधनों के साथ। तो हम उसको एक विकसित संविधान कह सकते हैं। विकसित का मतलब वो वाला विकसित नहीं जहाँ बहुत एक्टिव है, प्रभावी है। विकसित का मतलब संविधान का विकास कैसे हुआ, तो जो रीति रिवाज के आधार पे हो वो। हर देश का संविधान में रीति रिवाज का महत्व होता है, अपने भी देश के संविधान में रीति रिवाज का महत्व रहा है। निर्मित संविधान का मतलब कि जो संविधान सभा बनाए, यानी संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई हो और वो संविधान सभा एक निश्चित तारीख को संविधान बना करके लागू कर दे, उसे निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, बनकर तैयार हो गया, कुछ बातें लागू हुई, बाकी रोका गया उसको। 1930 से ही भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था 26 जनवरी को, तो उसकी याद में इसको होल्ड किया गया और 26 जनवरी तारीख निर्धारित की गई और 26 जनवरी 1950 से हमारा देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए हम इसको निर्मित संविधान बोलते हैं। निर्मित संविधान का मतलब एक निश्चित तारीख पर बनकर तैयार हुआ और चालू हो गया। इसके लिए एक समय सीमा दी गई थी, संविधान सभा ने उसको बनाया, निर्मित किया, निर्माण किया। लिखित संविधान का मतलब ऐसा संविधान जो लिखित रूप में हो, मतलब उसकी सारी बातें लिखित रूप में, ऑन राइटिंग हो, मतलब कुछ भी अलिखित न हो। जैसे आज हमारे देश के संविधान में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उसमें हो और वो लिखी न गई हो, ऐसा नहीं है, सारी बातें लिखी गई हैं। तो लिखित संविधान भारत, अमेरिका, दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। अलिखित संविधान का मतलब जो लिखा ही न गया हो अभी तक, रीति रिवाज परंपराओं के ही आधार पर वहाँ निर्णय किया जा रहे हो, तो उसे अलिखित संविधान कहेंगे। जैसे इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज हमने क्या क्या समझा, संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है और संविधान के प्रकार कितने हैं। बस आज यहीं पे विराम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ कमेंट किया करिए। अगर केवल देखकर कोई कमेंट नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग बहुत इच्छा से, चाव से नहीं देख रहे हैं, तो फिर मेरा उतना मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट किया करिए, कुछ जो आपके मन में आए, भाव में अच्छा लगा, ख़राब लगा, या यहाँ संशोधन करिए, या आप ऐसे पढ़ाइए, आप ये क्यों छोड़ दिए, ये क्यों नहीं बताए, जो आपके मन में आ जाए वो आप लिख दिया करिए। तो इससे लगेगा कि हाँ, आपके बीच में और हमारे बीच में एक संवाद बना हुआ है। चलिए, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा, इसके बाद टॉपिक होगा भारत का जब संविधान बना, उस भारत के संविधान के बनने की प्रक्रिया क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। तो इसको हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो बातें लिखी गई, उसके बाद फिर कौन कौन सी बातें कब लिखी गई, इन बातों का बड़ा संविधान में महत्व है। तो यहीं से चैप्टर की शुरुआत भी होती है। तो आपके चैप्टर की शुरुआत वीडियो के 8वें जो दिन होगा वहाँ से होगी। हमने अभी बीच में कौटिल्य को छोड़ दिया है। कौटिल्य को और मनु को हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आपको और संविधान पढ़ा दें तब, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, बहुत ऊपर निकल जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं इनको पढ़ाऊँ तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी 10 से 20 वीडियो तक आप संविधान को पढ़िए, ताकि संविधान की बेसिक बातें आपको समझ में आ जाएं, तब इनको पढ़ाएंगे तो फिर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।